हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ पसंद आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानियाँ शुरू करते हैं। ये घटना कैलिफोर्निया के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस व्यक्ति का नाम स्मिथ था। स्मिथ एक हंटर था जो अक्सर जंगलों में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाना जाता था। तो चलिए अब आगे की घटना स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम स्मिथ है। मैं जो घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना है। यह घटना मेरे साथ 2014 में घटी थी। उन दिनों मैं और मेरे दोस्त अक्सर रात शिकार करते और कैंपिंग करते हुए बिताते थे। जुलाई का महीना चल रहा था। जुलाई के आखिरी सप्ताह में मैं और मेरे दोस्तों ने हंटिंग और कैंपिंग का प्लान बनाया। हम लोगों ने कैंपिंग और हंटिंग का सारा सामान साथ लिया और फिर नेशनल फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। 2 घंटे की लगातार ड्राइव करके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। जंगल में पहुंचकर थोड़ी देर बाद हम लोग शिकार की तलाश में चारों तरफ फिरने लगे। अक्सर हम लोग शिकार की तलाश दिन ही में करते थे, पर न जाने क्यों दिन गुजरते गुजरते अभी तक हमारे हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा था। कुछ छोटे मोटे जानवरों से सामना हुआ, लेकिन हमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए कि हमें हिरन या कोई भालू जैसा बड़े जानवर की तलाश थी। शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी, पर अब तक कोई भी शिकार हाथ नहीं आया था। हमने अपना ट्रक एक जगह खड़ा कर दिया, गन और फ्लैशलाइट लेकर शिकार के लिए इधर उधर फिरने लगे। अभी हमें ढूंढते हुए कुछ ही समय बीता था कि हमारी किस्मत हमारे फेवर में हो गई। हमें आखिरकार एक हिरन दिखाई दिया। हमारी आंखें चमक उठी। हम उसे शिकार करने के लिए दौड़ पड़े। मैंने और मेरे एक दोस्त ने दोनों ने एक एक फायर किया। हिरन बचता बचाता आखिरकार ढेर हो गया। हम लोग काफ़ी खुश थे कि आज की हमारी रात बहुत अच्छे से गुजरेगी। हम लोगों में से दो वहीं पर रुके। मैं और मेरा एक दोस्त वापस ट्रक लेने चले गए। हम दोनों आपस में बातें करते हुए ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रक कुछ फासले पर खड़ा था। अभी हम ट्रक के करीब ही पहुंचे थे कि जंगल में फिर से फायरिंग की आवाज़ गूंजी, लेकिन इस आवाज़ के साथ हल्की चीख की भी आवाज़ थी। हम इस चीख की आवाज़ में फ़र्क नहीं कर पाए कि ये इंसानी चीख थी या किसी जानवर की। हम दोनों ने ये सोचा कि शायद हमारे दोस्तों को फिर कोई शिकार मिल गया हो और उन्होंने उसे शिकार कर लिया हो। हम और ज़्यादा खुश हो गए कि अब एक नहीं बल्कि दो शिकार हमारे हाथ लग गया है। ये सोचकर हम दोनों ने खुशी खुशी जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और उस जगह जाने के लिए रेडी थे जहाँ पर हमने अपने दोस्तों और शिकार को छोड़ा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर हमारे होश उड़ गए। वहाँ की हालत बदली हुई थी। मेरा एक दोस्त बेहोश पड़ा हुआ था और दूसरे का कहीं पता नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि हमारा शिकार किया हुआ जानवर भी गायब था। कुछ लकीर खींचती हुई खून की बूंदें वहाँ की कुछ और ही तस्वीर दर्शा रही थी। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ। हमने अपने बेहोश दोस्त को जगाने की कोशिश की। ट्रक से पानी लेकर उसके ऊपर छिड़काव किया। काफ़ी कोशिशों के बाद वो होश में आया और उसे जैसे ही होश आया वो चौंक कर बैठ गया और अपने सामने की तरफ डरी हुई आंखों से देख रहा था। हमने उससे अपने दोस्त और शिकार के बारे में पूछा। वो फटी हुई आंखों से बस इशारा कर रहा था। वो कुछ बोलना तो चाह रहा था, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। वो बोल नहीं पा रहा था। कांपती हुई आवाज़ में उसने इशारा करते हुए हमें बताया कि कोई चीज़ उसे उधर ले गई। उसने सामने की तरफ इशारा किया था। हमने उससे उस चीज़ के बारे में पूछा कि क्या चीज़ उसे ले गई। वो उसके बारे में कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। वो बस तेज तेज सांसें लेते हुए कह रहा था कि कोई जानवर था, बड़ा जानवर। मैं नहीं जानता कि वो क्या था। उसने पीछे से मेरे साथी पर हमला किया। मैं जब तक उस पर फायर करता, उसकी चमकती हुई आंखों ने मुझे बेसुध कर दिया। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। हम सब काफ़ी परेशान हो गए। हमें शिकार से ज़्यादा अब अपने गायब हुए दोस्त की फिक्र थी। हमें लगा कि शायद किसी बड़े भालू ने उस पर हमला किया होगा,
लेकिन मेरा साथी बार बार कह रहा था कि वो कुछ अलग था। उसको भी जंगली जानवरों के बारे में अनुभव था, इसलिए हम उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहते थे। मैं काफी परेशान हो गया। हम तीनों अपनी ट्रक में बैठकर उसे ढूंढने लगे और उसे आवाजें दे रहे थे, लेकिन पलटकर हमारे दोस्त ने हमें जवाब नहीं दिया। 15 से 20 मिनट हम उसे इधर उधर ढूंढने में लगे हुए थे। वो हमें नजर नहीं आ रहा था। हमें लगा कि अब शायद ही हम उसे दोबारा देख पाए। तभी अचानक ट्रक की दाहिनी साइड से चिड़ियों के फड़फड़ाने की बहुत तेज आवाज आने लगी। हमने ट्रक रोक दिया। ट्रक रोककर अपनी अपनी गन हाथ में लेकर बिल्कुल तैयार थे। सामने की तरफ कुछ ऊंचाई थी। हम फ्लैश लाइट जलाकर उस पर चढ़ने लगे। हमें उसकी दूसरी तरफ देखना था कि वहां क्या है। आखिर किस चीज की वजह से चिड़ियों का इतना शोर था। हम जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, जले मांस की बदबू हमें परेशान कर रही थी। जब हमने ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे की तरफ फ्लैश लाइट जलाई, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो हम देख रहे थे। हमारा दोस्त जमीन पर बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी पर काफी खून दिखाई दे रहा था। उससे थोड़ी सी दूरी पर जो हमने देखा वो आज भी हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। एक बहुत ही भयानक क्रिएचर हमारे शिकार किए हुए हिरन को नोच रहा था। जब हमारी लाइट उसकी बॉडी पर पड़ी तो उसे देखकर ऐसा लगा कि हम इस दुनिया में नहीं बल्कि कहीं और हों, जो हम इस भयानक जीव को देख रहे थे। उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसका पतला और मनहूस चेहरा खून की रंगत की वजह से और भी भयानक लग रहा था। जब हमारी लाइट उसकी तरफ पड़ी तो वो खड़ा हो गया। वो काफी लंबा था। दुबले पतले हाथ और पैर थे। हमने उसे कुछ ही सेकंड के लिए देखा और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जहां तक मुझे लगता है उसको कई गोलियां लगी होंगी। वो छलांग मारता चीखता हुआ अंधेरों में कहीं गायब हो गया। हम लोग जल्दी से नीचे आए। हम अब भी चौकन्ने थे कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए और हम पर हमला न कर दे। जब हम अपने दोस्त के पास पहुंचे तो उसे देखकर नहीं लगता था कि वो जिंदा है। खून में लथपथ था। उसके सीने पर गहरे निशान थे। जब हमने उसकी सांसें और धड़कन चेक की तो हमें एक आशा की किरण दिखाई दी। उसकी सांसें अब भी चल रही थी। हमने उसे उठाना चाहा पर हमारे हाथ खून से रंगीन हो गए। पीठ से भी काफी खून बह गया था। उसके पीछे भी जख्म था। हमने उसे बड़ी मुश्किल से ट्रक में रखा और बहुत तेजी के साथ शहर की तरफ चल पड़े। पीछे हमारे दो दोस्त राइफल के साथ बिल्कुल रेडी थे कि जो कुछ भी है अगर दोबारा आया तो सामना किया जाएगा। लेकिन दोबारा वो हमारे पीछे नहीं आया। वो जंगलों में कहीं गायब हो चुका था। हम अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर आए। काफी खून बह जाने की वजह से बचना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और हमारी दुआओं ने शायद उसे दोबारा नई जिंदगी बख्श दी थी। हमारे दोस्तों को भी नहीं पता था कि वो जीव क्या था, पर मुझे मेरे डैड की बताई हुई कुछ ऐसे जीव की कहानियां जिसको मैं बस ख्याली समझता था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ था कि उनकी बताई हुई कहानियां कोई ख्याल नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित थी। इसलिए कि मेरे डैड भी शिकारी थे। शायद उन्होंने अपने समय में कभी इस जीव को देखा हो, लेकिन उन्होंने इससे सामना होने का कभी कोई जिक्र नहीं किया। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी टेनेसी में रहने वाले एक व्यक्ति विल की है। उन्होंने इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए आगे की कहानी विल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम विल है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में रहता हूँ। विंडिगो से मेरा सामना उस समय हुआ था जब मैं सिर्फ 17 साल का था। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ टेनेसी में रहता था। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खेती करना हमारा पेशा है। मेरे डैड ने उस समय कुछ भेड़ और पिग पाले हुए थे। उनके रहने के लिए अलग से एक घर बनाया गया था। इसे आप एक घर कह लें या जानवरों का बाड़ा, दोनों एक ही है। हमारी रोजी रोटी खेती से ही चलती थी। मैं अपने डैड के कामों में उनका हाथ बटाता था। हमारा घर एक देहाती एरिया में था। घर के सामने के हिस्से में आबादी थी और लेफ्ट साइड में जंगली एरिया था और बाकी ज़मीनों में खेती होती थी। जंगली जानवर गांव की तरफ नहीं आते थे।
क्योंकि जंगल गांव से दूर था, इसलिए सब लोग निश्चिंत अपनी खेती करते थे। पर एक दिन हमने कुछ अजीब महसूस किया। शाम को जानवरों को उनके बाड़े में पहुंचाने के बाद हम सब घर में आराम कर रहे थे। 2 घंटे के बाद तकरीबन 9 बजे के करीब हमने जानवरों के बाड़े से भेड़ों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। मेरे डैड बाहर जाकर देखना चाहते थे। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। हमारे वहां पहुंचते ही सब शांत हो चुके थे। वहां कुछ भी नहीं था, पर एक चीज़ ज़रूर थी, वहां कुछ अजीब बदबू थी। जानवर कुछ अलग और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। हमने चारों तरफ अच्छे से घर को चेक किया। वहां हमें कुछ नहीं मिला। मेरे डैड उन जानवरों पर बड़बड़ाते हुए उन्हें बुरा भला कहने लगे और वापस हम घर के अंदर चले आए। घर में वापस आकर मैं सो गया। मेरे डैड और मॉम जग रहे थे। थोड़ी देर बाद शायद फिर उन्होंने जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। उनके उठने और आवाज़ की वजह से मेरी भी आंख खुल गई। इस बार आवाज़ लगातार आ रही थी, जैसे कोई उनको मार रहा हो। मैंने एक डंडा लिया, पर मेरे डैड खाली हाथ थे। हम दोनों फिर से जानवरों के बाड़े की तरफ तेजी से लपके और जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था। एक जीव जानवरों के बाड़े में था। उसने कई भेड़ों पर हमला किया था। जैसे हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, वो हमारी तरफ देखने लगा। उसे देखकर मैं तो कांपने लगा। वो एक भयानक जीव था। उसके सर पर 2 सींग थे। हाथ पैर काफ़ी पतले थे और उस जगह से काफ़ी बदबू आ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी, वो हमारी तरफ दौड़ने लगा। मेरे डैड ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और पास में रहने वाले एक पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। वो मेरे डैड के अच्छे दोस्त थे। उनका नाम लैरी था। वो थोड़ी देर में बाहर आए और मेरे डैड से पूछा क्या बात है। मेरे डैड ने उन्हें सारी बात बता दी। वो जल्दी से अपने घर के अंदर गए और अपनी राइफल लेकर घर के बाहर आ गए और जानवरों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगे। जानवर अब भी चिल्ला रहे थे। इस बार मेरे डैड ने नहीं, बल्कि अंकल ने दरवाज़ा बड़ी सावधानी से खोला और दरवाज़ा खोलते ही अंदर की तरफ राइफल तान ली और चारों तरफ सावधानी से देखने लगे। पर अब वो वहाँ नहीं था। शायद वो दीवार के खुले हुए हिस्से से कूदकर बाहर जा चुका था। वहाँ अब भी बदबू थी। कुछ भेड़ें मर चुकी थीं। मेरे डैड और अंकल आपस में बातें कर रहे थे कि वो जानवर कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि नरभक्षी शैतान वेंडिगो था। उस रात मेरे डैड और अंकल पूरी रात जगते रहे। मैं थोड़ी देर उनके साथ रहा, फिर वापस आकर सो गया। दूसरे दिन मेरे डैड ने उस घर को अच्छे से पैक कर दिया और वहाँ आसपास रहने वालों को भी खबर लग चुकी थी कि मेरे घर क्या हुआ है। पूरे गांव में लोग चौकन्ने थे और वेंडिगो से बचने के जो भी टोटके और तरीके थे, सब अपनाने लगे। लेकिन फिर उसके बाद गांव में वेंडिगो के आने की कोई खबर नहीं सुनी गई। व्यूअर्स, ये तीसरी कहानी भी मैंने रेडिट से ली है। मुझे नहीं पता कि इस कहानी का वास्तविकता से कितना संबंध है, तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि एक अमीर आदमी उत्तरी कनाडा के एक ऐसे हिस्से में शिकार करने जाना चाहता था जहां बहुत कम लोगों ने कभी शिकार किया होगा। उसे एक गाइड की तलाश थी, लेकिन कोई भी उसे उस एरिया में ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबका यह कहना था कि वो एरिया काफ़ी खतरनाक है, वहाँ जाना मौत को दावत देना है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस आदमी को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार था। उस गाइड करने वाले का नाम डिफागो था। उन दोनों ने अपना सफ़र शुरू किया और वहाँ पहुंचकर एक बड़ी और जमी हुई झील के करीब पड़ाव डाला। 3 दिन तक वो शिकार करते रहे, लेकिन वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था। तीसरी रात काफ़ी तेज़ आंधी चल रही थी। वो अंदर अपने टेंट में लेटकर सनसनाती हुई हवा और पेड़ों की पत्तियों की आवाज़ सुन रहे थे। उस तूफान को अच्छी तरह देखने के लिए शिकारी ने टेंट के एक हिस्से को खोल दिया और बाहर झांकने लगा। उसने जो बाहर देखा, उसे देखकर वो चौंक गया। हवा चलने की आवाज़ तो थी, पर पेड़ बिल्कुल खामोश थे। बाहर हवा की आवाज़ों को गौर से सुनने में ऐसा लग रहा था कि उन आवाज़ों के साथ कोई डिफागो डिफागो पुकार रहा हो।
शिकारी बेचैन हो गया और उसने टेंट में देखा तो डिफागो काफी डरा हुआ और सहमा हुआ अपने सामान पैक कर रहा था। वो टेंट के एक कोने में चिपका हुआ था। शिकारी ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि ये सब क्या है। डिफागो बोला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन डिफागो बेचैन था और काफी तनाव में था। वो आवाज लगातार आ रही थी। अचानक डिफागो टेंट से छलांग लगाकर बाहर निकल आया। शिकारी ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। शिकारी उससे कहने लगा कि तुम मुझे यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हवा से आवाजें लगातार आ रही थी। डिफागो ने अपने आप को छुड़वाया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। शिकारी उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आई और फिर वो शांत हो गया। कुछ देर बाद वो आवाजें भी आना बंद हो गई। जैसे तैसे उस रात को शिकारी ने जाग कर बिता दी। सुबह सवेरे ही वो उसको पांव के निशान का पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़ा। चलते चलते वो जंगलों की तरफ पहुंच गया और अब उसके पैरों के निशान काफी हद तक लंबे नजर आने लगे थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उसे उठा लिया था। और कुछ दूर तक जाने के बाद वो निशान भी गायब हो गए। वो चलते चलते झील तक पहुंच गया। फिर उसके बाद उसके निशान नहीं मिल सके। पहले तो शिकारी ने सोचा कि शायद वो कहीं बर्फ में दब गया हो, लेकिन रात को बर्फ इतनी ज्यादा नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो वहीं खड़ा सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ गया होगा। फिर अचानक हवा तेज हो गई और काफी तेजी से फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार शिकारी ने डिफागो को चीखते हुए सुना था, लेकिन यह आवाज ऊपर की तरफ से आ रही थी। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी उस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाह रहा था। वो वापस कैंप में आ गया और पैकिंग शुरू कर दी। उसने वहीं पर कुछ खाना छोड़ दिया। शायद उसे लगता था कि डिफागो अब भी जिंदा है। वो वहां से चल पड़ा और हफ्तों बाद वो रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। कुछ सालों बाद वो उसी इलाके में दोबारा शिकार करने के लिए वापस पलटा और उसे फिर से एक गाइड की तलाश थी। वो उसी एरिया में गया जहां से उसने पहले गाइड को लिया था, जिसका नाम डिफागो था। वहां के लोगों का कहना था कि उन्होंने तब से डिफागो को नहीं देखा। उन्हें नहीं मालूम था कि डिफागो कहाँ चला गया था। वो उन्हीं के पास कुछ दिन के लिए रुक गया। एक दिन वो बैठा हुआ था, उसके पास आग जल रही थी कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसने एक कंबल लपेटा हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था। शिकारी को वो कुछ जाना पहचाना लगा और जब शिकारी को जाना पहचाना लगा तो शिकारी ने उससे पूछा कि क्या तुम डिफागो हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शिकारी ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इस बार शिकारी की धड़कनें तेज हो गई और वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया, वो देखकर वो शॉक था। उसके चेहरे की जगह पर कुछ भी नहीं था। वो खाली था। शायद डिफागो विंडिगो था। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।